आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। कल्याणी ने अभी अपने 2 बेटों की शादी की थी। वो अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करती है, जहाँ गोरी अमीर जेठानियों उन्हें देखकर कहती हैं, अरे माँ जी, ये अमावस्या की रात कहाँ से उठा कर ले आई हो आप? हे भगवान, हमारी देवरानी इतनी काली है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अरे बहू, गोरा काला कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं बोलते। कल्याणी ऐसा कहकर अपनी दोनों छोटी बहू को घर के अंदर ले आती है। तुम थोड़ी देर आराम करो, शादी के चलते बहुत ज्यादा थक गई होगी। माँ जी, आपने बताया नहीं इन दोनों की शादी में क्या क्या मिला और हमारे लिए क्या क्या आया है। हाँ माँ जी, हम जेठानियाँ हैं, इतना तो हक बनता है हमारे जानने का। मिलता क्या, ये लोग गरीब लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं, बस बड़ी ही मुश्किलों से उनके माता पिता ने इनकी शादी की है। दहेज में क्या ही मिलता। अच्छा माँ जी, ये बात है। हम लोग तो अपने दहेज में बहुत कुछ लेकर आए थे, इतना सारा सामान आया था कि घर में रखने की जगह भी नहीं बची थी। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। कल्याणी ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ करिश्मा और शीतल दोनों अपनी नई देवरानियों की बेइज्जती करने लगती हैं। मुझे तो ये बताओ, तुम दोनों इतनी काली क्यों हो, बिल्कुल काले अंधेरे की तरह। जिठानी जी, काला रंग है तो क्या हुआ, जरूरी थोड़ी नहीं कि हर कोई गोरा ही हो। और वैसे भी हमारा रंग काला नहीं बल्कि भूरा है, इसे पक्का रंग कहते हैं हमारे गांव में। बस करो बस करो, ये बातें मत बनाओ। काले रंग वाले लोग जरा भी अच्छे नहीं देखे, न सुंदर लगते, और तुम तो बिल्कुल काली घटा जैसी लग रही हो। करिश्मा और शीतल ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती हैं। पहले दिन पर ही अपनी जेठानियों का ऐसा बर्ताव देखकर दोनों देवरानियों को बहुत बुरा लगता है। आखिर ऐसा क्या हो गया है जेठानियों को, जो पहले दिन पर ही उन्होंने अपनी तानाशाही शुरू कर दी। अरे उन्हें हमारे काले रंग से इतनी क्या परेशानी है। अरे छोड़ो, जाने दो, वक्त रहते वो समझ जाएंगे। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि वो हमें काला कहें। हम इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, जिसकी जैसी सोच। काव्या और सलोनी अपने आप को समझा लेती हैं। उनकी दोनों घमंडी जेठानियां अब रोजाना शादी के बाद उनके ऊपर अपनी तानाशाही दिखाने लगती हैं, और ऊपर से उनके काले रंग की वजह से वो घर में भी उन्हें बहुत उल्टा सीधा कहने लगते हैं। उनके इस बर्ताव से घर में सभी का बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगता है। अरे माँ जी, आप मंदिर जा रही हो? ये लो, मैंने आपकी पूजा की थाली अच्छे से सजा दी है। अरे तुझे अपनी ये काली शक्ल लेकर मेरे सामने आना जरूरी था क्या? सुबह सुबह अगर अच्छी शक्ल, सुंदर शक्ल दिखे तो ही दिन अच्छा होता है। कहाँ है मेरी बड़ी बहू? मुझे उनकी गोरी सुंदर शक्ल ही देखनी है। कल्याणी इतना कहकर अपनी दोनों बड़ी बहू को आवाज लगाने लगती है। क्या हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह आवाज लगाकर क्यों बुला रही हो? अरे इतनी सुबह सुबह हमारी नींद खराब करने का क्या मतलब है माँ जी? आपका रात को आपके बेटे सोने नहीं देते और सुबह आप हमें जगा देती हो। अरे जब तक तुम्हारे गोरे गोरे चेहरे न देख लूं तब तक मेरा दिन नहीं गुजरता। ऊपर से ये दोनों काले थोबड़े लेकर मेरे सामने आ जाती हैं। ये सुनते ही करिश्मा और शीतल जोर जोर से हंसने लगती हैं। अपनी जेठानियों को अपने ऊपर हंसते हुए देख काव्या और सलोनी को बहुत बुरा लगता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती हैं, जहां उनके पति उन्हें रोता हुआ देख उनसे पूछते हैं, क्या हुआ सलोनी, क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? कौन नहीं कहता है, सब लोग कहते ही हैं हमारे काले रंग की वजह से हम किसी को इस घर में पसंद ही नहीं। ये काला रंग हमारे लिए जैसे श्राप बन गया हो। अरे काला गोरा कुछ नहीं होता, देखो तुम्हारे इस रंग पर ही तो मैं फिदा हो गया था। रवि इतना कहकर सलोनी को गले से लगा लेता है। घर में सलोनी और काव्या के लिए कोई नहीं है, लेकिन उनके पति तो उनके साथ में ही थे और वो उन्हें बहुत प्यार भी करते थे। चलो काव्या, अब चुप भी हो जाओ। माँ और भाभी को जो कहना था उन्होंने कह दिया, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अपनी खूबसूरती नजर आएगी। मेरी नजरों में तुम बहुत खूबसूरत हो और हमेशा खूबसूरत ही रहोगी। भगवान का शुक्र है जो आप मुझे जैसा पति मिला है। इस तरह काव्या और सलोनी अपने पतियों की बात सुनकर खुश हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद अचानक से काव्या और सलोनी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते रवि और विकास दोनों उनके लिए डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं। जैसे ही डॉक्टर उनका चेकअप कर लेते हैं, डॉक्टर घर में सभी से कहते हैं, अरे तुम सभी को मुबारक हो, इस घर में बच्चों की किलकारी सुनने को मिलेगी। यानी कि ये दोनों गर्भवती हैं और अब से आप सभी को इनका अच्छे से ख्याल भी रखना होगा। ये सुनते ही शीतल और करिश्मा दोनों हैरान रह जाती हैं और वो अपने मन ही मन सोचती हैं, ये क्या, हमारी कल की आई हुई देवरानियां गर्भवती हो गई और अभी तक हम गर्भवती भी नहीं हुए। इसमें तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि जेठानियां तो गर्भवती हुई नहीं, देवरानियां 1 महीने में ही गर्भवती हो गई।
जेठानियां होने के बावजूद भी हम अभी तक गर्भवती नहीं हुई, तो ये कैसे गर्भवती हो गई? कोई बात नहीं, हम भी किसी से कम नहीं है, मैं भी अपने आप गर्भवती हो जाऊंगी। करिश्मा शीतल को अपने साथ कमरे में ले जाती है और उसके कानों में फुसफुसाती है। अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसके बाद जितनी इज्जत हमारी हुए उतनी ही रहेगी और उनसे ज्यादा हमारा ख्याल रखा जाएगा, देख लेना तुम। अरे हाँ, ये तो मुझे पता ही है, वो तो होना ही है क्योंकि हम दोनों इतनी गोरी जो हैं, और हाँ, जो हमारे बच्चे पैदा होंगे वो भी तो गोरे ही होंगे। एक दिन बाद ही करिश्मा और शीतल अचानक से बेहोश होने का नाटक करती हैं। कभी उल्टियां करती हैं तो कभी कुछ करती हैं। इसी के चलते कल्याणी उनसे पूछती है, अरे बहू, तुम दोनों की रोजाना तबीयत खराब ही रहती है, कोई बड़ी बात तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा आती हूँ। अरे माँ जी, बड़ी बात तो है ही, आपको पता है आप दादी बनने वाली हो, वो भी कोरे कोरे बच्चों की। क्या बात कर रही है बहू, सच बोल रही है? क्या तुम दोनों भी गर्भवती हो? अरे माँ जी, तो क्या हम आपसे झूठ कहेंगे? सच ही तो बोल रहे हैं, हम गर्भवती हैं और देखना बहुत जल्द आपके हाथों में गोरे गोरे पोता पोती होंगे। ये सुनकर कल्याणी बहुत खुश हो जाती है और वो अब अपनी काली बहू को छोड़कर अपनी गोरी बहू की देखरेख में लग जाती है। उसे भी गोरा पोता पोती की बहुत उम्मीदें थीं, तो यहाँ करिश्मा और शीतल भी प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करके बहुत खुश हो रही थी। जैसे जैसे महीने बीतने लगते हैं, काव्य और सलोनी का पेट बढ़ने लगता है, तो वहीं उनका पेट देखकर शीतल और करिश्मा अपने कमरे में बात करती हैं। अब हमें भी दिखाना होगा कि हमारा पेट बढ़ रहा है, नहीं तो घर वालों को शक हो जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा, चलो अपने पेट के ऊपर कपड़ा बांध लेते हैं, इससे हमारा पेट कुछ दिखाई देने लगेगा। जैसे ही करिश्मा और शीतल अपने पेट पर कपड़ा लगाकर उसे ढक लेते हैं, उसी वक्त वहां कल्याणी आ जाती है। वो उनका मोटा पेट देखकर और भी खुश होती है। उसके हाथों में 2 गिलास दूध के होते हैं। ये काजू बादाम वाला दूध है, इसे पी लो, इससे बच्चे और खूबसूरत, सुंदर और स्वस्थ होंगे। जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो, आने वाले हमारे बच्चों का भी ऐसे ही रखना। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही रखूंगी, इससे भी ज्यादा अच्छे से रखूंगी, आखिर वो मेरे पोता पोती जो होंगे। कल्याणी को गोरे बच्चों की बहुत ज्यादा तमन्ना हो रही थी और इधर अपनी सास के ऐसे बर्ताव से दोनों काली बहू बहुत दुखी हो गई थी। हमारी सास तो हमारे ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देती, इससे अच्छा तो हम अपनी मायके ही चले जाते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सलोनी और काव्या बातें कर ही रही थी, लेकिन वो अपने ससुराल को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हैं। ऐसे ही जैसे जैसे महीने बीतने लगे, अब दोनों गोरी बहू घर में से बड़े बड़े तरबूज पेट पर लगाना शुरू कर देती हैं। अरे, तरबूज लाकर रखे थे, ये तरबूज कहाँ गायब हो गए? कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं ये काली बहू मेरे तरबूज तो चोरी नहीं कर रही। कल्याणी ये सोचकर अपनी काली बहू के पास जाती है और उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देती है और उन्हें बहुत सुनाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी गोरी बहू उसके तरबूजों को चोरी करके अपने पेट पर लगा लेती है और गर्भवती होने का ढोंग करती रहती है। एक दिन काव्य और सलोनी अपनी जेठानियों के कमरे में रात के समय तरबूज के छिलके देख लेती हैं। माँ जी, हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाती हैं, आज तो चोरी पकड़ी गई। आज तो मैं माँ जी को दिखाकर ही रहूंगी कि ये तरबूज हम नहीं बल्कि उनकी गोरी बहू ही खाती हैं। सलोनी जैसे ही दरवाजा खोलकर अपनी जेठानी के कमरे में जाती है, तो वहां वो जो देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? जेठानी जी, आप दोनों ने इतना बड़ा झूठ रचा, इतनी बड़ी चोरी कि यहाँ तरबूज की नहीं, बहुत बड़ी बात हो गई है। सलोनी के इस तरह चिल्लाने पर घर के सभी सदस्य वहां इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर कल्याणी उनसे कहती है, चलो तरबूज की चोरी तो हुई सो हुई, लेकिन बहू, तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम दोनों ने मेरी भावनाओं के साथ खेला है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। रोजाना तरबूज गायब हो रहे थे, अब पता चला कि तरबूज की चोरी तो जेठानियां कर रही थी और इल्जाम हमारे ऊपर आ रहा था। अपनी सच्चाई सामने आने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें पछतावा भी होने लगता है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो बस ये चाह रहे थे कि हमारी जो आप केयर करती हो वो कम ना हो। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारी देवरानियों के गर्भवती होने पर हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि अभी तक हम गर्भवती नहीं हुए थे और फिर आपका सारा ध्यान हमारी देवरानियों पर ही चला जाता, जो कि हम नहीं चाहते थे। अरे, तुमने हमारी भावनाओं के साथ खेला है। तुमसे सही तो मेरी काली बहू ही है, कम से कम उन्होंने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। कोई बात नहीं माँ जी, हम इनके जज्बातों को समझ सकते हैं।
अपनी देवरानियों को अपनी तरफ बोलते हुए देख घमंडी जेठानियों का घमंड भी टूट जाता है। तभी उनकी अचानक से तबीयत खराब होती है और वो चक्कर खाकर इस वक्त गिर जाती हैं। इसी के चलते कल्याणी डॉक्टर को घर पर बुलाती है और डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि अब जेठानियां हकीकत में गर्भवती हैं, जिसके चलते कल्याणी बहुत खुश होती है। अब कल्याणी अपनी काली बहू से भेदभाव भी खत्म कर देती है और वो चारों बहू को एक समान रखती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।